और जीएनटी एक्सप्रेस के बाद बात शुभ के साथ सावधान करने वाली खबरों की। ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है। वायरस के नए वेरिएंट से युद्ध का क्या है सरकार का प्लान और राज्यों की क्या है आखिर रणनीति और तैयारी, इस पर आगे डिटेल में करेंगे आज बातचीत। सावधान करने वाली खबरों के बीच बड़ा शुभ समाचार टीकाकरण के मोर्चे पर भी सामने आया है। भारत ने 125 करोड़ टीके का टारगेट हासिल कर लिया है। तो वहीं ओमिक्रॉन की दहशत के बीच कितनी सुकूनदायक है ये खबर, बताएंगे आपको। देखिए, शुभ समाचारों के बाद अब उस महाविजय की भी बात करेंगे जिसकी यादें आज भी हर भारतीय के जहन में है। हम आपकी मुलाकात 1971 युद्ध के उन नायकों से कराएंगे जिन्होंने 50 साल पहले पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। शुभ समाचारों में बात उस नई हरित क्रांति की भी करेंगे जिससे सड़क की सूरत बदलने की उम्मीद जगई है। आपको सुनवाएंगे वेस्ट टू वेल्थ का क्या है गडकरी का नया फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से कैसे परिवहन की सूरत बदल जाएगी, समझाएंगे आपको उड़ीसा भी लिए चलेंगे जहां कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कैसे चल रहा है ये पूरा सूर्य मंदिर में कला की आराधना, इसकी तस्वीर भी आपके सामने हम आपको दिखाएंगे। तो वहीं चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का सिलसिला। तो आज शुभ सफर की शुरुआत हम एक सावधान करने वाली खबर से कर रहे हैं। सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। जिसका डर था वही हुआ है। कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में एंट्री कर ली है। देश में 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। चिंता की बात यह है कि जिस डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान ली थी, ये वायरस उससे भी ज्यादा खतरनाक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 मामलों के भारत में होने की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद से अब केंद्र और राज्य सरकारें हाई अलर्ट पर आ गई हैं। पाबंदियों का नया दौर शुरू हो गया है। हवाई अड्डों पर निगरानी रखी जा रही है, वहां पर सुरक्षा को और कड़ा किया गया है। तो वहीं राज्यों ने प्रोटोकॉल को और ज्यादा सख्त कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। ओमिक्रॉन कोरोना का वो बदला हुआ रूप जो दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका समेत कई देशों के बाद अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि डटकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आखिर ये है तो उसी कोरोना का एक रूप जिससे 2 बार भारतवासी रूबरू हो चुके हैं। जाहिर है कोरोना से कैसे बचना है और इसके संक्रमण को कैसे रोकना है ये बताने की जरूरत नहीं। फिर भी ये तो साफ है कि सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल का नियमित तरीके से पालन किया गया, उसे फिर से सख्त तरीके से दोहराने की जरूरत है ताकि एक आदमी इसके नए वेरिएंट से बचा रहे। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि अब ओमिक्रॉन से मुकाबला कैसे करना है। मास्क पहनकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, सफर करने से बचें, अपने आप को फिट रखें, नियमित रूप से कसरत और योग करें, खान पान संतुलित और पौष्टिक हो ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। यूं तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स का दावा राहत से भरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओमिक्रॉन को हल्के में लिया जाए। क्या ये वायरस ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है, जानलेवा इन्फेक्शन कर सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन की कमी, लंग्स को हार्म करना, नुकसान करना, ज्यादा डेथ्स होंगी कि नहीं, जो हमने डेल्टा में देखा था। और अभी तक तो यही लग रहा है कि ये वायरस माइल्ड इन्फेक्शन करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट करीब 500% अधिक संक्रामक है। इसमें डेल्टा के मुकाबले खराब स्पाइक म्यूटेशन 2 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे बचाव के लिए टीकाकरण तेज करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कम टीकाकरण के कारण लोगों के बीमार होने की आशंका बढ़ी है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर भी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर दिया है। भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि ये न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है, और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को कोरोना के वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिस्ट में जगह दी है, तो इससे बचाव के बारे में सोचना लाजमी है। खास बात यह है कि ओमिक्रॉन के लक्षण उस तरह नजर नहीं आते जैसे कि कोरोना के इससे पहले वाले वेरिएंट्स में थे। फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण दिख रहा है जिनसे बीमार होने का अंदेशा हो, तो जांच कराना और डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आमतौर पर ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं: बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, थकान, मांसपेशियों में दर्द। इन्फेक्टिविटी तो नो डाउट पुराने वेरिएंट से ज़्यादा है, बट सीवियरिटी के बारे में तो अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल जो बॉडीज़ की इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से तो ये उतना सीरियस बीमारी नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अपने अपने तरीकों से ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यही जरूरी है कि लापरवाही छोड़कर पूरी एहतियात बरतें ताकि इससे बचाव आसानी से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी ओमिक्रॉन वेरिएंट पे। आपको याद होगा कल शाम 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये कहा गया था कि इस बार डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। और चलिए अब आपको दिखाएंगे कि नए दुश्मन से निपटने के लिए क्या है भारत की तैयारी। आपके सामने 9 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताने को काफी है कि कैसे देश में क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए, देश में नए वेरिएंट को काबू में करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बेहतर बात यह है कि देश में अब तक 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें टीका लग चुका है। देश के पास दूसरी लहर से जंग का अनुभव भी है और इसलिए उन मोर्चों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है जिन मोर्चों पर दूसरी लहर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठे थे, जिसमें सबसे बड़ी बात थी ऑक्सीजन की कमी को लेकर। इस बार ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने पहले से ही अलर्ट मोड में काम करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों के अस्पतालों में कोविड वार्ड को लेकर फिर से सक्रियता नजर आ रही है, एक्टिव हो गई है राज्य सरकारें। कुल मिलाकर हमारी तैयारी नए दुश्मन से जंग को लेकर अभी तक दुरुस्त नजर आ रही है। ओमिक्रॉन ने भले ही दस्तक दे दी है, लेकिन देश में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सतर्क हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के मंत्र को ध्यान में रखते हुए देश भर में ओमिक्रॉन के जरिए आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की पुख्ता तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार कोरोना गाइडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा चुकी है। राज्यों में भी कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू किया जा रहा है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से चालू नहीं होंगी। खतरे वाले देशों से आ रहे मुसाफिरों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। देश भर में हवाई अड्डों पर कोरोना जांच की जा रही है। बहुत से शहरों में रेलवे स्टेशंस पर भी जांच का इंतजाम किया गया है। सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। जिन इलाकों में ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिले वहां कड़ी निगरानी होगी। सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ रोकने पर जोर दिया जा रहा है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेजेस में 50% क्षमता के साथ पढ़ाई हो रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से हर स्तर पर कोरोना मामलों की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। हमारे एफर्ट्स 5 फोल्ड हैं। रिड्यूस एक्सपोजर, यानी कि हम सबसे पहले ट्रैवलर्स या सर्विलेंस के द्वारा अपने एक्सपोजर को कम करें। सप्रेस ट्रांसमिशन, यानी कि हम इन्फेक्शन को फैलने ना दें। साथ ही हम अपने वल्नरेबल कम्युनिटी के लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पर ध्यान रखें और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बनाते हुए मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिटी के साथ कंटिन्यूस बेसिस पर एंगेज रहें और इंश्योर करें कि हम कम्युनिटी के सपोर्ट से आगे कार्य करते रहें। यानी साफ है कि ओमिक्रॉन के संक्रमण और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए बेहद गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी अगर संक्रमण के मामले मिलने शुरू होते हैं और उनमें इजाफा होता है तो क्या किया जाएगा, ये भी जान लीजिए।
माना जा रहा है कि दूसरी लहर से सबक ले चुकी सरकार इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती और पहले से इतने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि लोगों को ना तो अस्पतालों में बेड की कमी से जूझना पड़े और ना ही ऑक्सीजन की किल्लत हो। केंद्र ने राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 2 लाख से ज्यादा आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। इनमें से 50% पर वेंटिलेटर की भी सुविधा होगी। सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों में 30,000 से ज्यादा बेड तैयार हैं। देश में रोजाना मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 15,000 टन करने की तैयारी की गई है। देश के अस्पतालों में 3,500 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई गई है। सरकार और प्रशासन तो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन विशाल आबादी वाले देश भारत में अहम जिम्मेदारी आम लोगों की भी है, जो जरूरी नियमों के पालन से परहेज ना करें, खुद को भी बचाएं और समाज और देश में कोरोना के नए वेरिएंट को पूरी तरह बेअसर कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हालांकि नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्य सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहां चिंता महाराष्ट्र की है, जो कि पिछली लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो देखते हैं महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में ओमिक्रॉन पर आक्रमण के क्या इंतजाम आखिर किए गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, जैसा कि प्रीति ने भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आएगा, और ये कहना होगा प्रीति कि महाराष्ट्र पहली लहर में भी सबसे ज़्यादा प्रभावित था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामले, सबसे ज़्यादा मौतें वहीं पर हुई। लेकिन बाद में जिस तरीके से कोरोना को यहाँ पर कंट्रोल किया गया वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा थी। अब बात आती है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच महाराष्ट्र में क्या तैयारी हो रही है। तो देखिए, हाई रिस्क देशों से आने वालों के लिए क्वारंटाइन के नए नियम महाराष्ट्र में बनाए गए हैं। हाई रिस्क देशों से आने वालों को टेस्टिंग, स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र के सभी हवाई अड्डों पर जांच के लिए अलग अलग से काउंटर बनाए गए हैं, ताकि अफरा तफरी का माहौल ना हो। जो भी यात्री फ्लाइट से उतरे सीधे काउंटर पर जाए, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं, और साथ ही लेकिन यहाँ समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रोमिता, क्योंकि आपको समय लगेगा। अगर आप सीधे सीधे फ्लाइट से आते हैं तो आपको सीधे आरटीपीसीआर करके आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। कम से कम 6 से 7 घंटे का वक्त आपको एयरपोर्ट पर लगेगा। तो देखिए, हाई रिस्क वाले देशों के लिए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो इन तमाम प्रोटोकॉल्स का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप लौट भी रहे हैं तो एयरपोर्ट पर आपको क्या सावधानियां रखनी है, यही मकसद है हमारा बताने का। तो आरटीपीसीआर टेस्ट के इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में 7वें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ 7 दिनों का क्वारंटाइन का नियम भी बनाया गया है। आपको होम क्वारंटाइन होना होगा और 7वें दिन आपका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। अगर आप उसमें नेगेटिव पाए जाते हैं तो आप सुरक्षित हैं। चिंता सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी को लेकर है। आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए सतर्कता का लेवल भी बहुत ज्यादा है। लखनऊ के 2 रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लखनऊ पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से भी कई सारी फ्लाइट्स अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग देशों के लिए ली जाती है। तो यहाँ पर बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि संक्रमण का अंदाजा समय रहते ही लगाया जा सके। और देखिए, इतना ही नहीं, बाहर से आने वालों की मौके पर जांच और ट्रैवल जो हिस्ट्री है वो भी खंगाली जाएगी। यानी कि अगर आप काउंटर पर जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो पहले की आपकी कोई हिस्ट्री रही है, बस अड्डे पर भी जाते हैं, अगर आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट हो रही है और आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो 7 दिन के अंदर आपने कहाँ यात्रा की, आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको क्वारंटीन किया जाएगा, साथ ही आपके घर वालों की टेस्टिंग भी होगी। लेकिन अगर आप नहीं भी पाए जाते तो भी 7 दिन का क्वारंटीन है। लेकिन ये उन देशों के लिए जो 11 देश हैं जिन पर ये नियम लागू होते हैं। साथ ही मेघालय की बात करें तो यहाँ घरेलू और इंटरनेशनल यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल को बदला गया है। अब बदला क्या गया है, इसको जरा समझिएगा। हाई रिस्क वाले देशों से आने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ अनिवार्य किया गया है। देखिए, मेघालय की बात, तमिलनाडु के लिए भी फिलहाल राहत की बात यह है कि 11 देशों से आए 477 लोगों की जांच रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव पाई गई है, यानी कि कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं है। राज्य में चेन्नई, त्रिची, कोयम्बटूर, मदुरई के अस्पतालों में कोविड वार्ड को फिर से एक्टिव कर दिया गया है, ताकि अगर संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो समय रहते स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। हालात के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं उनकी कोरोना जांच की फीस नहीं ली जाएगी। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कदम है और ये लोगों को
इसके प्रति भी जागरूक करता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट करवाएं। अब बात दिल्ली की करते हैं, तो दिल्ली को लेकर क्या खबर है प्रीति? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की बात अगर करेंगे तो यहाँ भी सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी लहर में हम सब ने देखा था, बिल्कुल पूरी नई दिल्ली की बात करें, पुरानी दिल्ली की बात करें, तमाम जिस तरीके से हमने जो ट्रेजेडी देखी थी, अफरा तफरी का माहौल देखा था, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, लोग सड़कों पर थे, मर रहे थे। लेकिन अब इस बार सरकार ने सबक ली है और दिल्ली में 422 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को स्टोर करने के इंतजाम किए गए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस बार दिल्ली में तीसरी लहर जैसे हालात ना बने। देखिए, चलिए देखिए, कोरोना का नया वेरिएंट टेंशन का सबक जरूर है, लेकिन उसे हराने के लिए दुनिया जी जान से जुटी हुई है। फिलहाल तो वेरिएंट को समझने की कोशिश हो रही है और इस बीच गुड न्यूज़ ये है कि हांगकांग की यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने इस वेरिएंट को डिकोड करने का दावा किया है, जिसके बाद ये समझा जा सकता है कि बहुत बेहतर तरीके से जब इस वेरिएंट को समझ लिया जाएगा तो इसके खिलाफ कैसे आक्रमण करना है, ये बेहद अच्छे से किया जा सकता है। कोरोना ने दक्षिण अफ्रीका में नया रूप बदला और फिर देखते ही देखते ओमिक्रॉन हांगकांग पहुंच गया। लेकिन केस सामने आते ही हांगकांग के वैज्ञानिक कोरोना के नए वेरिएंट को समझने में जुट गए। गुड न्यूज ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के रिसर्चर्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वहां के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का दावा है कि क्लिनिकल नमूने में ओमिक्रॉन वेरिएंट को अलग करने में सफलता मिल गई है। इससे ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उसका उत्पादन करने में सफलता मिलेगी। ओमिक्रॉन के वायरस को डिकोड करने के बाद ही हमें पता लगा है कि 50 से ज़्यादा इसमें म्यूटेशंस हुए हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन पे हैं। इस स्पाइक प्रोटीन के द्वारा ही वायरस हमारे शरीर में घुस सकता है, हमारी सेल्स के अंदर वो पहुंच सकता है। तो जो वैक्सीन बनानी होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि वायरस वो पहुंच न पाए और हमारी सेल्स की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको न तोड़ पाए और वहां अंदर न पहुंच पाए। हांगकांग के वैज्ञानिकों का दावा अगर सही है तो ओमिक्रॉन के खिलाफ बड़ी सफलता है, क्योंकि 25 नवंबर को ही वहां नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आए थे और सिर्फ 4 दिनों में वेरिएंट को डिकोड करने में कामयाबी मिल गई। बताया जा रहा है कि इसके लिए ओमिक्रॉन म्यूटेट स्ट्रेन को कोविड संवेदनशील कोशिका में डाला गया। इससे कोशिका संक्रमित हो गई और बड़ी तादाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट हासिल हुए। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट को अभी और आइसोलेट किया जाएगा, जिससे ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन की राह आसान हो जाएगी। अब अगर कोई नया वेरिएंट मिलता है तो उसको साइंटिस्ट लैब में आइसोलेट करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है आज हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हांगकांग में ये केसेस पाए गए थे, 2 केसेस पाए गए थे 25-26 तारीख को। 4-5 दिन उन्होंने आइसोलेट कर दिया। अगर हिंदुस्तान में भी कोई केस होता तो यहाँ पे हमारे पास ये सामर्थ्य है कि हम बहुत आसानी से इसको आइसोलेट कर सकते हैं। एक बार आइसोलेट करने के बाद इसको वीरो E6 सेल में डाला जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि एक रेड मंकी होता है साउथ अफ्रीका में, जिसकी किडनी से ये सेल्स निकाली जाती हैं और इसमें जब ये वायरस डाला जाता है तो बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो रिसर्च में उससे हमें मदद मिलती है। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने अगर ओमिक्रॉन को समझने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है तो वहीं दुनिया की जानी मानी दवा कंपनियां नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुट गई हैं। मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका नए वैक्सीन पर काम शुरू कर चुकी है। मॉडर्ना का दावा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ उसकी वैक्सीन नए साल की शुरुआत में आ सकती है। वहीं फाइजर और स्पुतनिक ने 100 दिनों में वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। असल में कोरोना के जो टीके बने हैं उन्हें वुहान से मिले वायरस के आधार पर बनाया गया, लेकिन म्यूटेट हो चुके वायरस पर ये टीके असरदार होंगे या नहीं, ये बात अभी दावे से नहीं कही जा सकती। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ अगर वैक्सीन बनाई जाए तो खतरे का मजबूती से सामना किया जा सकता है और इसलिए दवा कंपनियां उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, लेकिन यहाँ आपने रिपोर्ट तो देखी, लेकिन सोचने वाली बात यहाँ ये है, और वैज्ञानिक भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पहले जो टीके बने वो वुहान से लिए हुए जो सैंपल्स थे उस पर बने, लेकिन ये नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन पर कितने कारगर हैं, इस पर अभी भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। नए वेरिएंट पर आक्रमण की तैयारियां आपने देख ली। अब बात उस खबर की जिसे आप मुश्किल में मुस्कुराने की वजह से कर सकते हैं। पहली बात यहाँ यह है कि देश के 125 करोड़ टीके का कीर्तिमान हासिल कर लिया है। सुखद खबर यह भी है कि कम से कम एक डोज देश के हर वयस्क को लग चुकी है। शहरों गांव में टीकाकरण की रफ्तार भी संतोषजनक रही। नागपुर के गांवों ने तो वैक्सीनेशन को लेकर नया कीर्तिमान रच डाला। यहां 100 से ज्यादा गांव में 100% टीकाकरण हो चुका है। हर घर दस्तक मुहिम महाराष्ट्र में रंग ला रही है। टीकाकरण के लिए टीमें गांव-गांव पहुंच रही हैं और टीका लगाकर लोगों को कोरोना का सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। इस तरीके से नागपुर के 104 गांव में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 159 गांव में 95 से 99% तक टीकाकरण हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रही हैं। साथ ही साथ गांव वालों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने जो पांचरा के लोगों में जो कुछ डर था उनके मन में कि वैक्सीन को लेकर वैक्सीन लगाने से डेथ हो जाएंगी या फिर कुछ हो जाएगा, तो उनके मन के अंदर जो भी शंका थी उन्होंने उनसे मिलकर दूर की और उन्हें प्रोत्साहित किया वैक्सीन लेने के लिए। अभी 100% वैक्सीनेशन होने के बाद भी हमने यहाँ के जो सभी लोगों से हमारी विनती है कि अपना जो कोविड से संबंधित जो भी हमारी सूचनाएं हैं, गवर्नमेंट की सूचनाएं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग एंड हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन, ये जो भी है ये सब उसका पालन वैसा ही करते रहे जब तक कि अपना कोविड का प्रादुर्भाव अपने को है, और आगे भी अपने को ये सब पालन करना है। नागपुर में कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा वॉर रूम बनाया गया है। यहाँ कोरोना संक्रमण के हालात पर नजर रखने के साथ साथ लगातार टीकाकरण की भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा गांव-गांव में कैंप्स लगाने और लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों की झिझक दूर हो और वो महामारी से बचाव के लिए आगे आए। जो लोग बहुत जिनकी उम्र है जो आ नहीं सकते, तो उनके ऐसा स्पेशल केस में उनके घर में जाके भी लसीकरण करते हैं। ये बहुत कम संख्या है बट ये भी हो रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी से हम लोग 100% मतलब कवर करना है पूरे लाभार्थी, तो उसके लिए हमारा ये प्रयास है। नागपुर जिले में 1600 से ज्यादा गांव हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस महीने 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगा दिया जाए। मकसद यही है कि सभी लोगों का तीसरी लहर से बचाव सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज 3 दिसंबर है, वो तारीख जब 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हुई थी, और ठीक 13 दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर को भारत को इस लड़ाई में शानदार जीत मिली थी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस जंग के एक जाबाज सेनानी से जो 99 साल के हो चुके हैं, लेकिन जोश अभी भी हाई है। देखिए। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग के जाबाज सेनानियों में से एक पूर्व वाइस एडमिरल एसएच शर्मा अपने जीवन में शतक जमाने की ओर बढ़ रहे हैं। एसएच शर्मा उन गिने चुने फौजियों में से हैं जिन्होंने जंग के मोर्चे पर पाकिस्तान को हराकर हिंदुस्तान की विजय पताका लहराने में कामयाबी हासिल की। जंग की उन घड़ियों को याद करके इनकी आंखें आज भी चमक उठती हैं। We carried out a blockade. Blockade means you don't allow anything to go in or come out of East Pakistan. And we captured 15 ships, sent them to Calcutta. 1971 की जंग के दौरान वाइस एडमिरल शर्मा नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट की कमान संभाल रहे थे। उस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने में थल सेना और वायुसेना के साथ भारतीय नौसेना की कितनी अहम भूमिका थी, इसको पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने खुद कबूल किया था। वाइस एडमिरल शर्मा गर्व से उस पल को याद करते हैं। On the 16th of December 1971,
Yasha Khan made a declaration in front of the press saying the capitulation of our army in East Pakistan would not have been so precipitate or complete but for the straggling action of the Indian Navy. Now that was a good compliment from the enemy. दक्षिण ओडिशा में पैदा हुए वाइस एडमिरल शर्मा ने महज 13 साल की उम्र में समुद्री करियर शुरू किया था। सबसे पहले 1937 में वे मर्केंटाइल मरीन ट्रेनिंग शिप डफरिन पर ट्रेनिंग के लिए गए थे। फिर 1940 में कैडेट के रूप में वे ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी में शामिल हो गए। इसके बाद 1942 में वे नौसेना में शामिल हुए। तब से लगातार अपनी लगन और मेहनत की बदौलत वे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। कई बार उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हासिल हुआ। His career was meteoric. When he was promoted to a commander, he superseded some 56 officers. It's unheard of at that time. When he was promoted to captain, he superseded some 12 officers. Again, an unheard of thing. And as a rear admiral, again he superseded somebody. वाइस एडमिरल शर्मा नौसेना में कई ऊंचे ओहदों पर रहे और हमेशा नेवी को भारतीय सेना का सशक्त अंग बनाने में लगे रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जाबाजी के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। नौसेना में अपने करियर को याद करके वो आज भी जोश में आ जाते हैं। उनकी यही तमन्ना है कि मौका मिले तो एक बार फिर नौसेना की सेवा करें। अगर फिर एक वक्त में कोई पूछेगा What career would you like? I would like to say Navy. I like the Navy very much. वाइस एडमिरल शर्मा उन तमाम फौजियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो सरहदों पर हिंदुस्तान की हिफाजत करने में लगे हुए हैं। वो ऐसी धरोहर हैं जिन्हें हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मोहम्मद सुफियान, भुवनेश्वर, गुड न्यूज टुडे। और सुनहरी यादों के बाद अब बात उस तस्वीर की कर लेते हैं जो कि शिव भक्तों के लिए किसी सौगात से बिल्कुल कम नहीं। जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालों पहले देखा था, उस सपने के पूरा होने की शुभ घड़ी अब आ चुकी है। 13 दिसंबर, जी हाँ, 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी है। बनने के बाद कैसा दिखेगा बाबा की नगरी या बाबा का धाम, चलिए आपको लिए चलते हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनकर तैयार है। बाबा विश्वनाथ के जिस विराट स्वरूप का सपना शिव भक्तों ने अपने दिल में संजो कर रखा, वो सपना साकार होने वाला है। वो घड़ी नजदीक आ रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 13 दिसंबर को पीएम मोदी इस गलियारे को देश को समर्पित करेंगे। इसे गेटवे ऑफ काशी विश्वनाथ धाम भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कॉरिडोर गंगा नदी के ललिता घाट को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ेगा। इसके जरिए भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच सकेंगे। 250 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे इलाके की सूरत बदलने का बीड़ा उठाया। विस्तार किए जाने और कॉरिडोर बनने के बाद विश्वनाथ धाम का दायरा बढ़कर 5,27,730 वर्ग फीट हो गया है। इसमें मंदिर परिसर के अलावा 3 यात्री सुविधा केंद्र समेत कई और इमारतें शामिल हैं। सारे ऐसी बिल्डिंग्स, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं भी मिलेंगी। ये पहला कॉम्प्लेक्स होगा जो गंगा से लेकर मंदिर तक घाट के लॉन्ग वो सारा सबके लिए एक्सेस होगा। हमारे दिव्यांगों के लिए, हमारे वृद्धजनों के लिए रैंप, एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दी गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर 1 महीने चलो काशी महोत्सव की भी शुरुआत होगी। इस दौरान 13 जनवरी तक कई सांस्कृतिक और खेलकूद के कार्यक्रम भी होने वाले हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
और आइए बात उस सपने की करेंगे जिससे शहरों की सूरत बदलने की तरफ एक बड़ी पहल माना जा रहा है। नितिन गडकरी अपने विजन और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अब उनका अगला प्लान यह है कि सार्वजनिक वाहनों को ग्रीन एनर्जी से चलाया जाए। तो आप खुद ही सुनिए कि परिवहन मंत्री का आगे का क्या प्लान है। तो अभी मैंने एक योजना तैयार की कि सॉलिड वेस्ट को उसको कवर करना और ऊपर में रूफ टॉप सोलर लगाना, तो सोलर पावर सस्ती मिल जाएगी, 2 रुपये यूनिट से कम, और पानी फुकट में मिल जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइजर अब इंडिया में बनने लगे। तो उसी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना और शहर की बसेस, ट्रक्स और कार ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाना। अब इसको पूरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए अब ये कोई कठिन नहीं है, क्योंकि मैं अभी एक तारीख को 15-20 दिन में मैंने खुद एक कार अभी पायलट प्रोजेक्ट करके ली है, और फरीदाबाद के ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, और मैं दिल्ली में वो ग्रीन हाइड्रोजन की कार खुद घूमने वाला हूँ, ताकि लोगों को विश्वास हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलकर गाड़ी चल सकती है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया पर कोई विश्वास नहीं रखता। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सोसाइटी को चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी और कंसेप्ट है, उनको लोगों को प्रशिक्षित करना, ये भी CSR का ही काम है, जो जिसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा है। केवल किसी को मदद कर दो ये भी इम्पोर्टेंट है, पर इससे ज़्यादा जिससे मल्टीप्लाई होकर हजारों लोगों को जिसका फ़ायदा मिलेगा सोसाइटी को, वो करने में इसका उपयोग और अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। और इसलिए ये जो CSR का निर्माण हुआ, तब ये फिलहाल अनेक लोगों को ये चैरिटी कर दो, ये दवाई बांट दो, ये ऑपरेशन करा दो, ये फलाने को, ये अच्छी बात है, पर इसके बजाय इन एक्टिविटी को सोसाइटी के इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, स्किल का उपयोग करना और नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी दोनों को पेनिट्रेट करना रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में। और शुभ समाचारों में अब बारी है उत्सव की शुभ तस्वीरों की। कोणार्क में इन दिनों 12वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां सैलानी पहुंच रहे हैं। कोविड के बाद ये पहला मौका होगा जब इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए कलाकार हिस्सा लेंगे। देखिए। रेत पर उकेरी गई ये सुंदर आकृतियां यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। मन को मोहती रेतीली टीलों पर उभरी आकृति, रेतीली टीलों पर मानो कुदरत ने जगह बना ली हो। यहाँ हरियाली नहीं, लेकिन हरियाली से कम भी नहीं है। रेत पर मानो जंगल की खूबसूरती उतर आई हो। इसमें इस बार 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें 12 डिफरेंट स्टेट से आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं, लाइक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट से आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हर दिन एक एक नया नया थीम है सब लोगों के लिए, तो उसी थीम के अंदर वो आर्ट कर रहे हैं। इस बार जैसे हर दिन का थीम अलग होता है, कल कल्चर के ऊपर था, मोनूमेंट्स के ऊपर, और आज इको टूरिज्म के ऊपर है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 5 दिनों तक कोणार्क में चलेगा। हर साल तो यहाँ देश विदेश से कलाकार जुटते थे, मगर इस बार सिर्फ हिंदुस्तान के कलाकारों को मौका मिला है, जो हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकारी पेश कर रहे हैं। इस बार महोत्सव में 12 राज्यों के 100 कलाकार पहुंचे हैं। सैंड आर्ट फेस्टिवल में यह 7वीं बार आया हूँ। ये इको टूरिज्म पर है, जो हमारा नेचुरल संपत्ति है, जो नेचुरल जो चीज़ है, वाइल्ड लाइफ है, ये है, पेड़ है, पौधे है, पत्थर है, पर्वत है, वो जैसे है वैसे ही हमें नेचुरल मूड में रखने का है और ऐसे ही रखने का है। 1 दिसंबर से शुरू हुए इस महोत्सव का समापन 5 दिसंबर को होगा। रेत पर अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन करने वाले इन कलाकारों का साफ संदेश है कि लोग प्रकृति से प्यार करें और उसे बचाने पर ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कोणार्क इन दिनों उत्सव के रंग में सजा हुआ है। एक तरफ रेत पर कलाकारों की कलाकारी नजर आ रही है तो यहाँ के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में भारत के पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य की झलक भी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी साथ ही कथक से जुड़े तमाम कलाकार पहुंचे हुए हैं और मंच पर इनकी कलाकारी देखते ही बन रही है। कोणार्क महोत्सव 5 दिसंबर तक चलेगा। और आइए शुभ समाचारों के बाद आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो आपकी स्माइल को कर देंगे डबल। मनोज जी, इसे ब्लूबेरीज कहते हैं। ओके, थैंक यू। सीरियसली यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो कुछ भी जो ट्राई करना चाहते हो इधर करना जरूरी है। तो एक्सप्रेस एक बार करोगे, लग गया तो जिगरा मिलता है वहाँ, वो जरूर ट्राई। और कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई मैं ये नहीं करता हूँ, ये तो बस इंसान को ट्राई नहीं करता। कोई भी नई शॉट अगर मारनी भी है मैच प्रैक्टिस में, नहीं तो नेट में मारो, लगातार मारो ताकि वो चीज़ नहीं आ सकती। सब में बहुत अच्छी क्वालिटीज और ये टूर्नामेंट में स्पेशली सारे बॉडी लैंग्वेज और जो पिछले हमने गलतियाँ करी उससे इम्प्रूव 50% इम्प्रूवमेंट नहीं की, 10-15%। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज तो पूरा सहयोग से। ठीक है कोच साहब, मौज मस्ती और रंगीनियों की सौगात लेकर क्रिसमस की खुशियां लौट आई हैं। न्यूयॉर्क के मिड टाउन में 900 पाउंड के सितारे से सजे रॉकफेलर सेंटर क्रिसमस ट्री को 50,000 LED लाइट से रोशन किया गया है। तो नज़ारा खिल उठा है। इसमें 4 चांद लगाए डांस और म्यूजिक के परफॉर्मेंस ने चलते चलते आपको इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं।